संरचनात्मक हो गई थी, त्रिविमी अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टार्ट, है ना। जा देख लेना वीडियो, है ना। अरे ये कहाँ चला गया, दुर्गा जी की बनाने तो नहीं चला गया अभी से, भरोसा नहीं है उसका कुछ। त्रिविम समावयवता। और हाँ कल बता दे रहा हूँ, कल 8 या 9 बजे से क्लास रहेगी। आज राम में डाल दूंगा फिक्स करके टाइम, कितने बजे से, क्या 9 बजे से। नहीं मेरे को नींद वैसे भी नहीं आ रही आजकल। हाँ त्रिविम समावयवता। चलो क्या पढ़ने आ रहे थे हम, त्रिविम समावयवता। वह ध्यान से समझना, प्रैक्टिकली बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली समझ में आएगी चीजें, तो उसको ध्यान से समझना है ना। त्रिविम समावयवता का मतलब क्या होगा बेटा, इसमें सर कौन कौन से समावयवता थी, ज्यामितीय समावयवता आती है और प्रकाशीय समावयवता आती है ना। अब त्रिविम का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट मैंने किसी का यहाँ पर ज्यामिति बनाई, क्या बना दी बेटा, ये ज्यामिति, ये इस तरीके से मैंने क्या लिया, ज्यामिति, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। ये कैसी ज्यामिति बनाई बेटा मैंने, यहाँ पर कैसी ज्यामिति बनाई है मैंने, त्रिविम। त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल। कितनी में कैसी बनाएंगे, 3 डायमेंशनल। कैसी बनाएंगे बेटा, 3 डायमेंशनल। आई क्या बात समझ में। अब मैंने बोला यहाँ पर सपोज दैट आपके पास एक संकुल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कोबाल्ट NH3 4 और Cl2, और इस पर दिया है प्लस चार्ज, मतलब ये आयन है। इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, फटाक से बताना जरा, इसका नाम क्या लिखेंगे। ये सब पहले कैसे लिगेंड है, एक दंतुल लिगेंड है, तो इसका नामकरण क्या लिखोगे, अरे बोलो फटाक से, टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो, और क्या हो जाएगा, प्लस आयन है तो कोबाल्ट, और साथ में इसकी क्या आ जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ जाएगी, 3, और प्लस लगाया इसलिए क्या आ जाएगा, आयन। क्या आ जाएगा, आयन। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कहानी समझा रहा हूँ, इसके समझना है ना। मैंने बोला यहाँ पर सेंटर में कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु। कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन हो गया, कोबाल्ट। कौन हो गया, कोबाल्ट। मैंने बोला इसके साथ इधर देखा तो सर ये एक्स अक्ष है, इसके साथ इधर देखा तो ये कौन सा वाई अक्ष है, इसके साथ इधर देखा तो ये कौन सा अक्ष है, जेड अक्ष है। यहाँ पर भी बिठा दो कोबाल्ट को बीच में बढ़िया, ये कौन सा हो गया, वाई अक्ष, ये कौन सा हो गया, एक्स अक्ष, और ये कौन सा हो गया बेटा, जेड अक्ष। कौन सा हो गया, जेड अक्ष। यहाँ तक कहानी समझ में आई क्या। अब मैंने बोला कि इस कोबाल्ट के साथ अमोनिया कितने जुड़े बेटा, 4, और क्लोराइड कितने जुड़े हैं, 2। तो अमोनिया को जोड़ोगे तो अमोनिया यहाँ पर कैसा जुड़ा हुआ है, NH3। कितना जुड़ा हुआ है, NH3। इधर भी इसके साथ एक जुड़ा होगा NH3, और यहाँ पर एक कैसा जुड़ा होगा, इधर साइड इस डायरेक्शन में, तो ये भी कैसा जुड़ा है, NH3, और इधर भी कैसा जुड़ा है, NH3। अब यहाँ पर एक इस डायरेक्शन में क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन, और इस डायरेक्शन में क्या जुड़ जाएगा, फ्लोरीन, है ना। होगा पूरे या नहीं हुए। अब मैंने बोला यहाँ पर जो क्लोरीन है वो किस अक्ष पर जुड़ा है, एक्स अक्ष पर, और किस पर जुड़ा हुआ है, जेड अक्ष पर। किस पर जुड़ा हुआ है, जेड अक्ष पर। अमोनिया किस अक्ष पर जुड़ा हुआ है, सर अमोनिया वाई अक्ष पर भी जुड़ा है, जेड अक्ष पर भी जुड़ा है, और एक्स अक्ष पर भी जुड़ा है। आई यहाँ तक बात समझ में। आपको पता है कि ये जो एक्स, वाई और जो जेड होते हैं, इन तीनों के बीच परस्पर ऐसा संबंध होता है, मतलब तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत। कैसे होते हैं, लंबवत। ये वाली जो दिख रही है, ये जो मैं हिला रहा हूँ फिंगर, ये कौन सी है, एक्स अक्ष। ये कौन सा है, अंगूठा, वाई अक्ष। और ये वाला जो है, ये कौन सा है, जेड अक्ष। आई क्या बात समझ में। तो तीनों परस्पर कैसे होते हैं, 90 डिग्री। यहाँ पर बात समझ में आई क्या। अब सपोज दैट मैंने बोला कोबाल्ट के साथ यहाँ पर क्लोरीन इधर जुड़ जाए, और यहाँ पर क्लोरीन इधर जुड़ जाए। इधर क्या जुड़ जाए, अमोनिया। इधर क्या जुड़ जाए, अमोनिया। और इधर क्या जुड़ जाए, अमोनिया। और इधर भी क्या जुड़ जाए, अमोनिया। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या भाई। यहाँ पर सर मैंने बोला परमाणु, अणु या लिगेंडों की संख्या में कोई परिवर्तन किया क्या मैंने,
नहीं किया सर। अभी भी दोनों का नाम क्या है, टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट आयन, यही है अभी दोनों का नाम। परंतु हुआ क्या कि सर पहले यहाँ पर 2 क्लोरीन थे और एक क्लोरीन एक्स अक्ष पर और दूसरा क्लोरीन किस पर जुड़ा हुआ था, जेड अक्ष पर। एक क्लोरीन एक्स अक्ष पर और दूसरा किस पर जुड़ा था, जेड अक्ष पर। और यहाँ पर क्या हुआ सर, दोनों के दोनों किस पर जुड़ गए, जेड अक्ष पर। दोनों के दोनों किस पर जुड़ गए, जेड अक्ष पर। मतलब यहाँ पर इन दोनों क्लोरीनों के बीच में जो एंगल बन रहा था 90 डिग्री बन रहा था, और यहाँ पर कितने डिग्री का बन गया, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का कितने का बन गया, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर इनकी संरचना में कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं, ज्यामितीय रूप में परिवर्तन आया। किसमें परिवर्तन आया, ज्यामितीय रूप में। तो यहाँ पर इनके नाम में कोई परिवर्तन आएगा। जब कोई 90 डिग्री पर जुड़ेगा तो वो क्या है, किस नाम से बुलाया जाएगा, सिस। और जब कोई 180 के नाम से जुड़ेगा तो किस नाम से बुलाया जाएगा, ट्रांस। बाकी इनके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिस टेट्राएमीन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट आयन और ट्रांस टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट आयन। आई क्या बात समझ में, यहाँ पर पॉइंट क्लियर हुआ क्या। अब यहाँ पर ये किसके कारण हो रहा है सर, ज्यामिति के कारण। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवता। क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवता। और चूंकि यहाँ पर ज्यामिति के कारण हो रहा है, इसलिए यही क्या होती है आपकी, ज्यामितीय समावयवता। क्या होती है, पॉइंट समझ में आया क्या भाई, अरे भाई पॉइंट समझ में आया क्या। चलो और थोड़ा सा देखते हैं ज्यामितीय समावयवता में, है ना। अब यहाँ पर एंगल्स का फर्क देखेंगे, है ना। लॉजिकली यही है। और प्रकाशीय समावयवता में क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रकाश है वो किसी विलयन के द्वारा अपना जो वास्तविक प्रतिबिंब था उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेगा। अभी मैं उसका विजुअल दिखाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। तो सबसे पहले अपन कौन सी देख रहे हैं सर, ज्यामितीय समावयवता। क्या देख रहे हैं, ज्यामितीय समावयवता। क्या देख रहे हैं, ज्यामितीय समावयवता, है ना। क्या देख रहे हैं, ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, यहाँ पर ज्यामिति किस कौन सी ज्यामिति देखोगे सर, 3 प्रकार की। कौन से देखोगे, 3 प्रकार की। ये कौन सी ज्यामिति है बेटा, टेट्राहेड्रल। कौन सी है, टेट्राहेड्रल। कौन सी है सर, टेट्राहेड्रल। मैंने बोला और कौन सी होती है सर, स्क्वायर प्लानर। कौन सी होती है, स्क्वायर प्लानर। इस तरीके से कौन सी होती है, स्क्वायर प्लानर, है ना। बोले तो वर्ग समतली। कौन सी होती है, वर्ग समतली। और कौन सी होती है बेटा, एक होती है ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो याद रखना जो ज्यामितीय समावयवता है ये 3 में ही हमको देखनी है, 3 में ही मिलेगी। इसमें आपकी टेट्राहेड्रल में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट आपके पास एक कार्बन है, एक क्या है बेटा, कार्बन। और कार्बन के साथ मैंने यहाँ OH इधर जोड़ दिया और इधर इसको ऐसे जोड़ दिया। तो यहाँ पर 2 क्या जोड़ दिए, क्लोरीन, और इधर क्या जोड़ दिया, एक H। क्या जोड़ दिया, OH। क्या जोड़ दिया, OH। अब आपको पता है जो टेट्राहेड्रल होता है इसमें जो बंध का निर्माण होता है उसमें कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब सर इसमें भी कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें भी कितना होगा सर, 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें भी कितना होगा सर, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। आई क्या बात समझ में। अब मैंने बोला यहाँ पर यदि मैं बाई चांस इनके बंधों को चेंज कर दूँ, क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ। मैंने बोला यहाँ पर क्लोरीन कार्बन है, कार्बन के साथ मैंने इधर क्या जोड़ दिया सर, क्लोरीन। इधर क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। और इधर क्या जोड़ दिया, OH। और इधर क्या जोड़ दिया, OH। तब भी तो इनके बीच में जो बंध है वो कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। 109 डिग्री 28 मिनट। आई क्या बात समझ में यहाँ पर। तो क्या इसकी ज्यामिति में किसी भी प्रकार का एंगल में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या, नहीं। मैंने बोला यदि कोई 90 डिग्री का एंगल होता है वो कितने में कन्वर्ट हो जाता है, 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर हमको कौन सी समावयवता देखने के लिए मिलती, ज्यामितीय समावयवता देखने के लिए मिलती है ना। इनमें ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है सर। मैंने बोला यहाँ पर कोई जुड़ा है, यहाँ पर कोई जुड़ा है,
तो इनके बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। पर ये वाला यदि यहाँ से उठकर कहाँ जाए, यहाँ पर, तो इनके बीच एंगल कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। अरे भाई OH के बीच कितने डिग्री का था, 109। यहाँ पर भी OH के बीच कितने का, 109। अब तुम बोलोगे कि सर एक क्लोरीन को इधर और एक OH को इधर, ऐसा नहीं होता है ना, दोनों साथ में ही रहेंगे। कैसे रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ क्या पॉइंट, क्लियर हुआ क्या। मैंने बोला इन दोनों को उठा के सर यहाँ रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकते हो, तब भी तो कितने का रहेगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार के संकरण में नहीं पाई जाती, तो किसमें नहीं पाई जाती, टेट्राहेड्रल जिनकी ज्यामितीय आकृति होती है इनमें नहीं पाई जाती। बाकी किसमें पाई जाती है, स्क्वायर प्लानर, और इसको बोलते हैं क्या, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। इसमें भी चेंज करोगे तो इसमें भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज। आई मेरी बात समझ में। अरे भाई मैंने बोला यहाँ पर इनके बीच कितने का कोण होगा, 90 डिग्री का, और मैंने बोला यहाँ से यहाँ पर कितने का हो जाएगा सर, 180 डिग्री का। तो कोई यदि यहाँ पर जुड़े और ऐसे जुड़ जाए, चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ना। क्लियर हुई क्या यहाँ पर कहानी, नहीं हुई होगी तो मैं देखो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोला एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आपके सामने लिखा हुआ निकेल H2O CN2 है ना, और 2+, ये दिया हुआ आपके पास आया। अब इसकी आपको ज्यामितीय आकृति बनानी है, तो सर इसकी ज्यामितीय आकृति कैसी होगी, कैसी होगी, स्क्वायर प्लानर। कैसी होगी, स्क्वायर प्लानर, है ना। मैंने बोला सर सेंटर में कौन आएगी, निकेल, इसके साथ एक ऐसा जुड़ेगा, एक ऐसा जुड़ेगा, एक ऐसा जुड़ेगा, एक ऐसा जुड़ेगा। और मैंने बोला एक तरफ किसको जोड़ दिया जाए, H2O को, और एक तरफ किसको जोड़ दिया, CN को। जुड़ गए, दोनों जुड़ गए। आई क्या बात समझ में। अब मैंने बोला क्या सर इसके साथ ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर प्लानर में ऐसा हो सकता है कि सर CN यहाँ पर हो और यहाँ पर भी क्या जुड़ जाए, CN, और यहाँ पर क्या जुड़ जाए, H2O, और इधर भी क्या जुड़ जाए, H2O। तो मैंने बोला सर यहाँ पर जो लिगेंड था उस लिगेंड में यहाँ पर पहले कितने का एंगल बन रहा था सर, 90 का। अब कितने का बन रहा है सर, 180 का। तो मतलब सर इसमें ज्यामितीय समावयवता पॉसिबल है। तो इनके नामकरण में कोई फर्क पड़ेगा कि इसका नाम क्या होगा, बताओ फटाक से इसका नाम क्या होगा। सर सबसे पहले तो यहाँ पर हाइड्रो आएगा कि सॉरी एक्वा आएगा, क्या आएगा, एक्वा। तो इसका नाम क्या होगा सर, डाई एक्वा। क्या होगा, डाई एक्वा। और इसका क्या हो जाएगा, डाई साइनो। और यहाँ क्या आ जाएगा, निकेल, क्योंकि प्लस आयन है। और यहाँ पर क्या आ जाएगी, संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, और क्या आ जाएगा, आयन। क्या आ जाएगा, आयन। क्या आ जाएगा, आयन। क्या आ जाएगा बेटा, आयन। आई क्या यहाँ पर बात समझ में आई क्या, क्लियर हुई क्या यहाँ पर बात समझ में। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी बताओ जरा, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, ये तो 0 हो गई, -2 + 2 क्या आ जाएगी, 0। क्या आ जाएगी, 0। क्या आ जाएगी, 0। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यदि इसकी बात करोगे और इसकी बात करोगे तो इनके नामकरण कैसे करोगे, इनके नाम में कोई फर्क नहीं आएगा, पर यहाँ पर केवल क्या हुआ है, ज्यामितीय रूप में परिवर्तन हुआ है, इसीलिए इसके नाम के आगे क्या लगा दोगे, सिस। क्या लगा दोगे, सिस। और इसके नाम के आगे क्या लगा दोगे, ट्रांस। क्या लगा दोगे बेटा, ट्रांस। क्या लगा दोगे, ट्रांस। मतलब सर ये दोनों कैसे होंगे, समावयव। किसी के नाम के आगे सिस और ट्रांस लगा मतलब समझ जाना कि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, समावयवी है। और कैसे समावयवी रखते हैं, ज्यामितीय समावयवता रखते हैं। और हुआ क्या सर उसमें, हुआ ये है कि सर पहले वो 90 डिग्री के बंध पर जुड़े हुए थे केंद्रीय धातु परमाणु से, अब कितने पर जुड़ गए, 180 डिग्री पर। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, अरे भाई पॉइंट क्लियर हुआ क्या। चलो अब नेक्स्ट क्या है आपकी प्रकाशीय समावयवता। कौन सी है बेटा, प्रकाशीय समावयवता। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको दिमाग में रखकर एक बार जो नोट्स दिए वो पढ़ लेना तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, शब्द मिल जाएंगे। आई बात समझ में। मैंने बोला यहाँ पर सर सपोज दैट कोई लाइट सोर्स है, क्या है, लाइट सोर्स। मैंने बोला ये अलग अलग रंगों से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अरे काय हो गया, ये अलग अलग रंगों से यहाँ क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से क्या अलग अलग रंग, क्या है, अलग अलग रंग निकल रहे हैं। अब मैंने बोला यहाँ पर एक फिल्म लगा दी जिसका एक बहुत छोटा सा क्या है, हिस्सा, जहाँ से प्रकाश इंटर कर सकता है, इसको क्या बोला जाता है, स्लिट। क्या बोला जाता है बेटा, स्लिट। क्या बोला जाता है, स्लिट। ये प्रयोग आप लोग पढ़ोगे इसी क्लास में, है ना।
आई क्या बात समझ, फिजिक्स में पढ़ोगे। इस प्रकार से इससे क्या निकल रहा है सर, लाइट निकल रहा है। क्या निकल रहा है सर, लाइट निकल रहा है। मैंने बोला यदि इसके सामने मैंने कोई क्या रख दिया, प्रिज्म रख दिया। क्या रख दिया, प्रिज्म रख दिया। तो प्रिज्म कैसा युक्ति होती है, जो अपने अंदर आने वाले प्रकाश को उसके 7 रंगों में विभक्त कर देती है ना। मैंने कहा एक और मैंने प्रिज्म रख दिया, एक और क्या रख दिया सर, प्रिज्म। तो एक बार विभक्त हुई, फिर वापस वो उसमें गई, तो वापस उसने क्या कर दिया, एक रंग में कन्वर्ट कर दिया। किया नहीं किया, किया नहीं किया। मैंने बोला इधर एक मैंने रिएक्टर स्केल ली, जो विकिरण स्केल बोलते हैं जिसको, है ना। इसने अपना एक परिणाम क्या दिखाया, यहाँ पर कोई कलर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कोई कलर, है ना। अब मैंने बोला हमने एक ऐसा यौगिक लिया यहाँ पर और उसको किसमें घोल दिया, पानी में घोल दिया और यहाँ पर रख दिया। पानी में घोल कर क्या किया बेटा, यहाँ पर रख दिया। और मैंने बोला ये जो प्रकाश है, जो प्रकाश है यहाँ पर जो स्प्लिट पर जो प्रदर्शित कर रहा था, अब उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूम जाएगा। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो यदि ऐसा कोई यौगिक जो प्रकाश को कितने डिग्री या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे या बाई चांस यहाँ पर कोई ऐसा यौगिक रखा जिसमें यहाँ पर कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिला, तो वो प्रकाशीय समावयवता दर्शाएगा क्या, बिल्कुल नहीं दर्शाएगा सर। यदि कोई दर्शाएगा तो वो कौन दर्शाएगा, जो यहाँ पर जो परिणाम मिल रहा था उस परिणाम को क्या कर दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे। अब तुम पूछोगे कि सर कौन से ऐसे यौगिक है जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे जो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसा पता नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ जो परिणाम होगा उस परिणाम को या तो घुमा देगा क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में। यदि तुमसे कोई पूछे कि कौन सा करेगा तो हमको नहीं पता, कोई नहीं बता सकता। ये बात आई, बात समझ में क्लियर हुई क्या बात, क्या ऐसी पहचान की जा सकती है, नहीं। तो जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जो किसमें घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, उसको उसके नाम के आगे क्या लगाओगे, लीवो, या इसको क्या बोलेंगे, एल करके बोलेंगे। आपके नोट्स में क्या लिखा होगा, एल करके, है ना। और जो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा उसके लिए क्या बोलेंगे अपन, डी, है ना। इसके लिए माइनस यूज करेंगे और इसके लिए क्या यूज करेंगे, प्लस, है ना। इसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो, क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो, है ना। अब बोलना सर हमको तो पता ही नहीं कौन क्लॉकवाइज कौन एंटी क्लॉकवाइज, तो बस पहले वाले को क्या नाम दे दोगे, एल, जो भी उसका नाम है उसके नाम के आगे क्या लगा दोगे, एल, और वो कैसी प्रवृत्ति रखेगा, रीड, और दूसरे वाले के नाम के आगे क्या लगा दोगे, डी। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, यहाँ पर पॉइंट क्लियर हुआ क्या भाई। अब बोलना सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन प्रकाशीय समावयवता दर्शाएगा और कौन नहीं दर्शाएगा। तो आपको क्या बनाते आना चाहिए सर, त्रिविम ज्यामिति बनाते आना चाहिए। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि आपके पास एक क्या ले लिया मैंने, निकिल कोबाल्ट, सॉरी निकिल कोबाल्ट कहाँ से आ जाएगा, OH, क्या जाएगा OH, और इसकी संयोजकता दी ट्वाइस Cl2, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, प्लस आयन, क्या ले लिया, प्लस आयन। और इधर भी मैंने ले लिया क्या, कोबाल्ट OH4 और Cl2, और यहाँ पर क्या आ गया 4 माइनस। सर हम कैसे पहचान करेंगे कि इसमें प्रकाशीय समावयवता है, तो आपको कुछ नहीं, इसकी ज्यामिति बनाने आनी चाहिए। क्या बनाते आनी चाहिए, ज्यामिति बनाते आनी चाहिए। अब यदि आप यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कौन सा संकरण है, तो सर निकिल को सेंटर में बिठा लो, कितने जुड़े हैं 4, तो सर ये तो क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी। कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी क्या, नहीं, OH2Cl2। इसमें कौन सी बनेगी बेटा, इसमें कौन सी बनेगी, कौन सी बनेगी इसमें, स्क्वायर प्लानर। कौन सी बनेगी, स्क्वायर प्लानर। कौन सी बनेगी, स्क्वायर प्लानर। यहाँ पर बीच में क्या रखोगे, निकिल, और एक तरफ क्या रख दिया आपने OH, और इधर क्या रख दिया Cl। अब मैंने बोले यहाँ बीच में क्या लगा दिया सर हमने, दर्पण। क्या लगा दिया, दर्पण। क्या लगा दिया, दर्पण। तो दर्पण में इसकी इमेज पलटोगे तो कैसी हो जाएगी, इसकी इमेज पलटोगे तो कैसी हो जाएगी। यहाँ पर सर दर्पण में जो इमेज होती है वो लेफ्ट टू कैसे घूम जाती है, राइट। लेफ्ट से पकड़ोगे और इसको ऐसा घुमा दोगे, तो लेफ्ट से पकड़ के घुमा दिए तो सर यहाँ निकिल, और इधर OH,
और इधर OH और इधर Cl और इधर Cl। तो सर इसकी ज्यामिति में परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर, नहीं दिखाई दे रहा क्या? है ना, पहले OH इधर थे, अब किधर चले गए? उधर साइड, है ना। यदि ऐसा नहीं होता, बाई चांस मैंने एक Cl को यहाँ पर जोड़ा होता और एक OH को यहाँ पर जोड़ा होता, तो कभी बदलता क्या? ऐसा नहीं बदलता। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट क्या हो गया? घूम गया। लेफ्ट टू राइट क्या हो गया? घूम गया। अब घूमने के कारण यहाँ पर इसके नाम के आगे क्या लगा दोगे? L। इसका नामकरण करो, क्या होगा फटाक से बताओ? हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो और ये क्लोराइडो। H पहले आता है कि C? H पहले आता है कि C? तो क्या आता है? C। तो यहाँ पर क्या नाम आएगा इसका? डाई क्लोराइडो, डाई हाइड्रोक्सो निकिल, और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? ऑक्सीकरण अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकलेगी सर? -2 +1 और -1 बचा तो इधर कितनी आ जाएगी? 1, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगी सर? यहाँ पर पहले कोई आएगा, क्या आएगा? हाइड्रो ऑक्सो, और कितने हैं? टेट्रा, टेट्रा हाइड्रोक्सो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो कोबाल्टेटो, कोबाल्टेटो, और क्या आ जाएगा? ऑक्सीकरण अवस्था, और क्या आ जाएगा इधर? कोबाल्टेट। क्या होगा? कोबाल्टेट, है ना। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या लिखोगे? L डाई क्लोराइडो हाइड्रोक्सो निकिल आयन, और इधर क्या लिख दोगे? मैंने बोला दूसरे वाले को क्या करके लिखोगे? D डाई क्लोरो डाई हाइड्रोक्सो निकिल आयन। आई क्या बात समझ में? दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समावेश। यदि इसकी बात करें तो इसमें भी क्या होगा? देखो अब यहाँ पर 4 और कितने हो गए? 2, 6, कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा आपका? कौन सा बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। क्या बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। कोबाल्ट को बीच में लाओ, इधर 4 OH OH है, क्या है? 4 OH 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 Cl Cl, और इधर क्या हो जाएगा आपका? बताओ फटाक से। इधर जैसे ही दर्पण रखोगे तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। लेफ्ट टू राइट घूम जाएगा। तो सर इसको पकड़ के ऐसा ला लो सर, OH तो किधर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। सर Cl किधर आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे। और कोई चेंज होगा क्या? सर बिल्कुल नहीं होना है। तो ये कोबाल्ट इधर आ जाएगा क्या? OH, और इधर क्या आ जाएगा? OH। तो इधर क्या नाम लिख दोगे? L टेट्रा हाइड्रोक्सो डाइक्लोरो कोबाल्टेट आयन, और इधर क्या लिख दोगे? D पढ़ते भी नहीं आ रहा क्या? टेट्रा हाइड्रोक्सो डाइक्लोराइडो कोबाल्टेट आयन। आई बात समझ में? क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पर आपकी समावयवता क्या हो गई? खत्म। वैसे जनरली डेफिनेशन आती है और पहचानने के लिए आती है, तो पहचान कैसे करते हैं वो सब मैंने बता दिया। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं क्या? नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं वर्नर सिद्धांत। क्या कर रहे हैं? वर्नर सिद्धांत। चूंकि ये इम्पोर्टेंट है ना। ये एक्चुअल में सबसे पहले दिया गया था, इसके बाद कौन सी थ्योरी आई थी? वीबीटी थ्योरी आई थी, फिर इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी। क्या आई थी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई थी। क्या क्या आई थी? वर्नर सिद्धांत, वीबीटी सिद्धांत और सीएफटी सिद्धांत, है ना। सीएफटी बोले तो क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, है ना, और वीबीटी बोले तो उपसहसंयोजन बंध सिद्धांत। तो उपसहसंयोजन यौगिकों के बारे में जो बंध सिद्धांत दिया था सबसे पहले, वो किसने दिया था बेटा? वर्नर ने। किसने दिया था? वर्नर ने। किसने दिया था? वर्नर ने। और वर्नर ने कब दिया था बेटा? 1892 में, और इसके लिए इसको 1913 में क्या मिला है? नोबेल प्राइज। क्या मिला है? नोबेल प्राइज, है ना। अब चूंकि बोलना सर आपने इसको तो पहले पढ़ा ही नहीं, पहले क्या पढ़ा दिया आपने? वीबीटी थ्योरी, और उसके बाद सीएफटी पढ़ा दी, वर्नर को लास्ट में ले रहे। इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो ये समझते तो वो समझ में आती, अदरवाइज नहीं आती, है ना। हमको इसके बारे में क्या बताना है कि इसने क्या सिद्धांत दिया और उसकी क्या कमियां रही।
तो फटाक से शुरू करते हैं अपन। इसने बोला कि भैया आपके पास जैसे कोई संकुल आयन है, क्या है, संकुल आयन के बारे में सबसे पहले बताया किसने था भाई, यहाँ पर किसने बताया था, वर्नर ने। किसने बताया था, वर्नर ने। किसने बताया था, वर्नर ने। इसने कहा कि संकुल के अंदर क्या है, बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया इसने, है ना, पर इसको नोबेल प्राइज मिला, मतलब उस समय ऐसा कोई सोचता भी नहीं था, 1892 की बात है, और वहां पर इसने संकुल यौगिक के बारे में बताया। इसने बोला कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ जो लिगेंड, और इसको क्या कहा उसने, आयन, क्या कहा, आयन, है ना, किस प्रकार जुड़े होते हैं। उसने बोला जो अंदर होगा लिगेंड होगा वो किस प्रकार से जुड़ा होगा, प्रबल बंध द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा होगा, प्रबल बंध द्वारा जुड़ा होगा। कैसे जुड़ा होगा, प्रबल बंध द्वारा जुड़ा होगा। NH3 और यहाँ पर NH3 और यहाँ पर NH3 हो गए 6 NH3। और साथ में इसने बोला जो क्लोरीन होते हैं इसको कहीं पर भी जोड़ो दो, कहीं पर भी जोड़ दो। और इसको कैसे जोड़ोगे, डॉटेड लाइन से। कैसे जोड़ोगे सर, डॉटेड लाइन से, कहीं से भी जोड़ दो। तुम्हारी इच्छा इधर से भी, तुम इधर से भी जोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं। मैं इसको ऐसे जोड़ दे रहा हूँ, आई क्या बात समझ में, है ना। तो इसने इस प्रकार से कहा, और इसने कहा कि जो बाहर होता है, संकुल के जो बाहर होता है, इसकी संयोजकता को इसने क्या कहा, प्राथमिक संयोजकता। क्या कहा बेटा, प्राथमिक संयोजकता। क्या कहा इसने, प्राथमिक संयोजकता। और यहाँ पर जो लिगेंड अंदर से जुड़ा है इसकी संयोजकता को इसने क्या कहा बेटा, द्वितीयक संयोजकता। क्या कहा, द्वितीयक संयोजकता। क्या कहा, द्वितीयक संयोजकता। क्या कहा बेटा, द्वितीयक संयोजकता। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, यहाँ पर पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पॉइंट क्लियर हुआ क्या, प्राथमिक संयोजकता का और द्वितीयक संयोजकता का। आई क्या यहाँ तक बात समझ में, क्लियर हुई क्या, बात समझ में आई क्या, है ना। अब मैंने बोला, इसने कहा कि जहां पर ऑक्सीकरण अवस्था की बात की, किसकी बात की, ऑक्सीकरण अवस्था की, तो इसने बोला ये कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था किसके बराबर होगी सर, प्राइमरी संयोजकता के बराबर। तो यहाँ प्राइमरी संयोजकता कितनी दिख रही, -3, मतलब इसकी कितनी रही होगी सर, +3। बहुत तो सिंपल हो गया तो बात, है ना, हुआ कि नहीं हुआ। इसने क्या बोला कि सर बाहर जो भी आपका एनायन होगा, इसने सबसे पहले, मैं इसको कंपैरेटिवली बता देता हूँ, है ना। इसने जो सबसे पहली बात कही, इसने कहा कि यहाँ पर इस प्लेस पर जो भी होगा वो हमेशा कैसा होगा, ऋणायन। कैसा होगा, ऋणायन। पहली बात कही, आई क्या बात समझ में। और जबकि हमारी थ्योरी क्या कहती है सर, हमारी थ्योरी क्या कहती है, हमारी थ्योरी क्या कहती है कि यहाँ पर ऋणायन, धनायन और उदासीन लिगेंड तीनों प्रकार के हो सकते हैं। और इसने बोला यहाँ पर कि केवल कैसा होगा, ऋणात्मक। आई क्या बात समझ में। इनको इसने किस बंध के द्वारा जोड़ा, दुर्बल बंध के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ा, दुर्बल बंध के द्वारा जोड़ा। किसके द्वारा जोड़ा, दुर्बल बंध के द्वारा, है ना। जबकि यहाँ पर इनको, इसको लिगेंडो को, यहाँ पर एक किसकी बात हो रही है, इसकी, और ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अंदर वाले। इसको मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, प्राथमिक वैलेंसी, इसको बोले तो PV, और सेकेंडरी संयोजकता को क्या बोल दे रहा हूँ, SV, सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी की, और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी की। इसने बोला कि प्राथमिक संयोजकता में केवल कौन होगा, ऋणायन, और इसको केंद्रीय धातु परमाणु के साथ दुर्बल बंध के द्वारा दर्शाया जाएगा। और सेकेंडरी के लिए क्या बोला, यहाँ पर लिगेंड कैसे होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और उदासीन, और इनको किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, प्रबल बंध के द्वारा। किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, अरे भाई गाड़ी लाइन खींचिए कि नहीं, तो कैसा दर्शाया जाएगा, प्रबल बंध के द्वारा। आई क्या बात समझ में। और यहाँ पर मैंने बोला इसको यहाँ जोड़ा, मैं इसको यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर भी जोड़ सकता हूँ, इसको यहाँ पर भी, मतलब इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं थी, निश्चित दिशा नहीं होगी। और यहाँ पर इनकी दिशा को क्या बताया इसने, निश्चित दिशा की। ये प्रबल बंध के साथ जिस प्रकार जुड़े इसी प्रकार जुड़ेंगे। तो ये कैसे जुड़ेंगे, निश्चित दिशा होगी इनकी। पॉइंट क्लियर हो गया, 3 पॉइंट समझ में आया क्या, अरे भाई 3 पॉइंट समझ में आया क्या, पॉइंट समझ में आया क्या, आई क्या बात समझ में। इनको भाई ये दुर्बल बंध द्वारा जुड़े, इनको कभी भी तोड़ के निकाला जा सकता है। तो इसने बोला इसको क्या किया जा सकता है सर, ब्रेक किया जा सकता है। पर ये प्रबल बंध द्वारा जुड़े, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं। तो इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, इनको ब्रेक
नहीं किया जा सकता। आई क्या बात समझ में? इसको इसने ऑक्सीकरण अवस्था नाम दिया। ये संयोजकता को इसने क्या नाम दिया? ऑक्सीकरण अवस्था। और यहाँ पर ये जो लिगेंड जुड़े हुए हैं इसके लिए इसने क्या नाम लिया? उप सह संयोजी संयोजकता। क्या बोला है? उप सह संयोजी संयोजकता। आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पर दो प्रकार के बंधों को एक्सप्लेन किया किसने? वर्नर ने अपने सिद्धांत में। और किसको समझाने का प्रयास किया? संकुल यौगिक को। किसी के दिमाग में ये डाउट नहीं आ रहा क्या कि सर हमने केवल यही पढ़ा क्या? धनायन संकुल ऋणायन संकुल नहीं पढ़ा? ऋणायन संकुल नहीं पढ़ा है। तो इसकी यही तो कमी है कि इसने केवल किसको एक्सप्लेन किया? धनायन संकुल को, ऋणायन संकुल को एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहीं से अब इसकी कमियां निकालते चलते हैं। क्या निकालते चलते हैं? कमियां। पर उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझ लो जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपसे क्या निकालने के लिए बोल सकता है? वर्नर सिद्धांत का प्रयोग करते हुए प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। तो मैं यहाँ पर एक ले रहा हूँ, वर्नर के अनुसार क्या सूत्र है और हम इसको कैसे लिखेंगे, वो दोनों बातें यहाँ पर समझनी है। वर्नर ने बोला ये क्या लिखा हुआ है सर? कोबाल्ट। यहाँ पर लिख दिया 3NH3 लिख दिया सर। और क्या लिख दिया यहाँ पर? 4Cl। और यहाँ पर ये क्या है सर? लिगेंड। और यहाँ पर ये क्या हो गया? आयन। आई क्या बात समझ में? इसने क्या बोला था? इधर केवल क्या होगा? ऋण आयन होगा। तो आपको सूत्र में देख के पकड़ लेना है, क्या होगा वो? ऋण आयन होगा। तो वो कौन सी होगी? प्राइमरी वैलेंसी को दर्शा रहा होगा। आई क्या बात समझ में? तो यहाँ पर मैंने बोला सर, यहाँ पर मैंने क्या बोला सर? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं, है ना। आई क्या बात समझ में? अब मैंने बोला यहाँ पर फटाक से बताओ क्या होगा। यहाँ पर मैंने किसको जोड़ना है? कोबाल्ट को। किसको जोड़ना है? कोबाल्ट को। और ये हमेशा किसके लिए बताया इसने? ऑक्टाहेड्रल के लिए। किसके लिए बताया है? ऑक्टाहेड्रल। ये भी याद रखना, इसके लिए ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर भी कौन सी संरचना बनी है? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पर भी कौन सी बनेगी सर? ऑक्टाहेड्रल। कौन सी बनेगी सर? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल बनेगी तो पहले तो क्या जोड़ेंगे सर? अमोनिया। क्या जोड़ेंगे? अमोनिया। तो सबसे पहले क्या जोड़ दो? अमोनिया। अमोनिया बोल रहा एमीन। क्या जोड़ेंगे? एमीन। क्या जोड़ दिए? एमीन। हो गए 3 एमीन। फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे? क्लोरीन। तो बची हुई जगह पे क्या जोड़ेंगे? क्लोरीन। कितने क्लोरीन थे? 4। बचे कितने? 3 जुड़ गए। बचे कितने? 1। एक को हम कैसे जोड़ देंगे? ऐसे। आई क्या बात समझ में? अब हमने बोला था सर कि प्राइमरी वैलेंसी में ऋणायन होगा, दूसरा वो किस बॉन्ड से जुड़ा होगा? दुर्बल बंध से, डैश से। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी निकली सर? 1। और यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कैसे जुड़ी होगी सर? इस प्रबल बंध से। तो यहाँ प्रबल बंध कितने दिखाई दे रहे हैं सर? सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पर? फटाक से बताओ। 6। कितनी हो गई? 6। इजी है कि टफ है? इजी है या टफ है? फटाक से बोलो, है ना। कोबाल्ट। फिर उसके बाद मैंने बोला एक और दिया। ये किसने लिखे थे? वर्नर ने लिखे थे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना। किसने लिखे थे? ये वर्नर ने ऐसा लिखा था इनको, है ना। NH3। अब बेचारा आज से कितने साल पहले की बात होगी? 100-125 साल पहले की बात है। तो बहुत पहले बता दिया अपने को, अभी भी समझ में नहीं आ रही थी, है ना। उसने कितने साल पहले बता दी? 125 साल पहले। तो उसने अपने तरीके से इसको अरेंज किया था। अब यहाँ पर कहानी, अब इसकी अगेन क्या बनेगी सर? ऑक्टाहेड्रल। क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल। सर बीच में क्या रहेगी? केंद्रीय धातु। सर कितने अमोनिया है? 4 अमोनिया। सर 4 अमोनिया जोड़ दिए मैंने तो फटाफट। 1 2 3 हो गए सर। और ये कौन सा हो गया सर? चौथा हो गया। और कितने? 2 ब्रोमीन जोड़ना है, तो 2 ब्रोमीन जोड़ दिए। अब यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो यहाँ पर सर प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई? 0। सर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई सर? 6। कितनी हो गई? 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6। आई क्या बात समझ में, है ना। अब इसका और एग्जांपल बता देता हूँ, पर अब इसका नामकरण कर दो सीधे। आप यहाँ पर अभी इसको वास्तविक संकुल रूप में कैसे लिखोगे सर? तो यहाँ पर सर हम तो पहले क्या लिखते हैं? कोबाल्ट। और कोबाल्ट के साथ क्या लिखेंगे? NH3। क्या लिखेंगे? NH3। पर ऐसा नहीं लिखेंगे हम सामने लगाते हैं क्या? नहीं। हम कैसे लिखते हैं? NH3 और यहाँ पर क्या लगाएंगे? 3। ये बन गया आपका धनायन संकुल। और इसके बाद क्या आ जाएगा? क्लोरीन 3। क्या आ जाएगा? 4 क्लोरीन। कितने क्लोरीन है? 4।
चूंकि अपने को मेंटेन करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितने क्लोरीन आ जाएंगे अंदर, 3 कहाँ है अंदर, और जो डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन वाला कहाँ लिखेगा बोला था इसने बाहर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्लोरीन। इसी तरीके से इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ सर कोबाल्ट। अब यहाँ पर अमोनिया कितने हैं, सॉरी एमीन कितने हैं 4, और अब प्राइमरी वैलेंसी तो कितनी है 0, तो ब्रोमीन कहाँ जाएगा अंदर, और ये पूरा का पूरा खत्म। एक और एग्जांपल लूँ क्या, चलो एक और ले लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला सर आपके पास दे दिया मैंने यहाँ पर कोबाल्ट, अमोनिया, सॉरी एमीन, बार बार अमोनिया करे जा रहा है, एमीन, और फिर क्या आ जाएगा 4Cl। तो बोले सर ऑक्टाहेड्रल बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बनेगी, ऑक्टाहेड्रल बना दी हमने। अब यहाँ बीच में कौन आ जाएगी, केंद्रीय धातु 4, एमीन जोड़ोगे 1, सर 2, सर 3, और सर ये हो गई कितनी 4, अब बची कितनी 2, तो 2 पर क्या जोड़ेंगे क्लोरीन। अब साथ में 2 और बच गए तो 2 के लिए क्या जोड़ दोगे 1Cl, और इधर 1Cl। अब सर मैंने बोला कि यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई सर 2 हो गई, सर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई सर यहाँ पर 6, और मैंने बोला सर इसका वास्तविक संपूर्ण रूप कैसे लिखेंगे हम, सर हम कैसे लिखते हैं कोबाल्ट और अंदर 6 वैलेंसी दिखा दो। 6 वैलेंसी दिखाने के लिए पहले 4 क्या लिखने पड़ेंगे सर, अमोनिया, तो 4 अमोनिया एमीन लिख दिया, और उसके बाद क्या जाएंगे 2 क्लोरीन, और बाहर क्या जाएंगे 2 क्लोरीन, बाहर प्राइमरी वैलेंसी को दिखा दिया। फिर से एक और देखते हैं ना, आपका एग्जामिनर देगा क्वेश्चन ऐसा दे देगा और बोलेगा इसको वर्नर के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय आकृति बनाइए। प्राइमरी वैलेंसी बोले तो प्राथमिक संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, और दूसरा बोलेगा उपसह संयोजन संयोजकता, उपसह संयोजी संयोजकता लिखिए, या द्वितीयक संयोजकता लिखिए, और साथ ही इसका वास्तविक संकुल रूप दिखाइए। तो ये ऐसा क्वेश्चन बनेगा आपसे, तो आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं रह गया है ना, आप तो इन चुटकियों में उड़ा दोगे इसको। यहाँ क्या लिखा है 5H2O, अब इसका आप लोग बना के बताओ 3Br, है ना 3Br। चलो बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा फटाक से बताओ। यहाँ पर हो गया सर कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ तो कौन सी बनेगी सर, हर सिचुएशन में क्या बना रहा था ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ले लो सर। 5H2O जोड़ दो पहले, तो 5H2 2 हो गए सर, 3 हो गए सर, 4 हो गए, और सर कितने हो गए 5 हो गए, बचा कितना 1 यहाँ पर Br जुड़ गया, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा Br, इधर डैश 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 क्या जुड़ जाएगा Br, डैश 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 है ना। ठीक क्लियर हुई क्या कहानी, मैं हटा देता हूँ तो बोलोगे सर ने गलत बना दिया। चलो ये हो गया डैश डैश डैश। अब मैंने बोला सर यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है सर 2 है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6 है ना। मैंने बोला इसका वास्तविक रूप लिखूंगा तो 6 वैलेंसी कहाँ दिखानी पड़ेगी, संकुल के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूंगा सर कोबाल्ट, फिर क्या लिखूंगा H2O, और H2O के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 Br अंदर और Br2, पॉइंट क्लियर आ जाएगा। फटाक से करते हैं आगे सर हमको करते हैं ना। अब क्या बात करेंगे अपन, इसकी कमियां, क्या पता करेंगे अपन इसकी कमियां, इसकी क्या कमियां थी। कमियां तुमने देख ली, अब तुम निकालते जाओगे बताते जाना फटाफट, है ना। इसकी क्या निकाल रहे हैं अपन अब, कमियां, वर्नर सिद्धांत की क्या कमियां थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखते जाना है ना। सबसे पहले तो इसने केवल और केवल किसके लिए दिया, मैंने बोला सब में कहाँ पर है, कौन सा संकुल लिया इसने, केवल धनायन संकुल के बारे में ही बात की। केवल इसने किसके बारे में बात की, धनायन संकुल के बारे में ही व्यवस्था को समझाया, ऋणायन संकुल के बारे में नहीं समझाया। केवल इसको एग्जांपल लिख दूं क्या, चलो लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल CONH3 है ना 6, और यहाँ पर Cl3 है ना, और इधर मैंने बोला K4। इसके लिए बताया कि एक भी एग्जांपल बताया कि मैंने, ऐसा नहीं बताया है ना, वर्णन नहीं बताया तो मैं कहाँ से बता दूंगा, है ना। ये इसके लिए नहीं होगा, केवल इसके लिए सही होगा। पॉइंट क्लियर हुआ क्या। दूसरी बात इसने बोली कि सर जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वही क्या होगी आपकी ऑक्सीकरण अवस्था। इसी ने कहा ना, मैंने नहीं कहा, इसने कहा, क्या कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वही क्या होगी ऑक्सीकरण अवस्था, वही क्या होगी ऑक्सीकरण अवस्था। परंतु क्या हर बार ऐसा होगा क्या, नहीं। देखो एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला ये कोबाल्ट, ये NH3, और यहाँ पर कितना आ गया 6। ये एग्जांपल के साथ एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना
यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है सर 3, और यहाँ पर इसकी भी वैलेंसी कितनी निकल जाएगी 3, क्योंकि ये तो उदासीन है, उदासीन 0, -3 उधर गया तो +3 बोले तो यहाँ पर इसकी कितनी निकल गई 3। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेज क्या निकल गई 3, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल गई 3। तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गई, परंतु यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, कोबाल्ट हो गया, यहाँ पर NH3 4 हो गया, और यहाँ पर OH ट्वाइस हो गया, और साथ में इधर बाहर क्या लिखिए क्लोरीन। अब यहाँ पर इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या निकलेगी, क्लोरीन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी निकली 1। पर एक्चुअल में यदि हम देखें कि यहाँ पर कोबाल्ट एमीन का ये तो 0 हो गया, -2, और यहाँ पर -1, -2 और -1 +3। अरे भैया -2 हो गए, -1 हो गए, इधर जाकर क्या हो जाएंगे +3। यहाँ पर इसके ऑक्सीकरण स्टेज कितनी निकली 3। मतलब ये भी इसका एक ड्रॉबैक था या नहीं था? कि जरूरी थोड़ी है हमेशा कि तुम्हारी जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वही किसके बराबर होगी, ऑक्सीकरण अवस्था के बराबर। आई क्या बात समझ में, है ना? इसने केवल कौन सी ज्यामिति को एक्सप्लेन किया बेटा, अपन बार-बार कौन सी बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए। क्या टेट्राहेड्रल के लिए बात की क्या इसने, सर नहीं की। सर टेट्राहेड्रल के लिए बात की क्या, सर नहीं की। आई क्या बात समझ में। मैंने बोला यहाँ पर इसने किसके बारे में बात नहीं की, स्थायित्व के बारे में बात नहीं की। इसने जो संकुल के स्थायित्व पर किसी प्रकार से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। पांचवी बात, अरे भाई अपन ने जितने भी एग्जाम्पल देखे, देखो बेटा बीच में क्या रखा है, एमीन 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 एमीन, क्या रखा है एमीन 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 एमीन, जल। मतलब इसने कौन से लिगेंड लिए, केवल उदासीन, है ना। इसने केवल किसके लिए बात की, लिगेंड कौन से लिए, केवल इसने उदासीन लिगेंड के लिए बात की, है ना। किसके लिए बात की, उदासीन। दूसरा, इसने अपनी थ्योरी में ना तो दुर्बल लिगेंड के बारे में कोई बात की, ना तो प्रबल लिगेंड के लिए कोई बात की। ये ढेर कमियां निकल गई यहाँ पर। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या। अब सबसे लास्ट टॉपिक बचते हैं छोटे मोटे चिल्टुल बुटुल, है ना, उसको अपन 5 से 10 मिनट में एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर बात की गई बेटा समन्वय यौगिकों के विलयन के स्थायित्व की। इसकी बात की गई समन्वय यौगिकों के विलयन में स्थायित्व की, है ना। अब भाई वर्नर ने यही तो कमी छोड़ी थी, स्थायित्व की बात अपन ने अभी तक की क्या, नहीं, अब कर रहा है, क्योंकि पहले नहीं कि समन्वय यौगिक मतलब वही बेटा कौन से यौगिक, संकुल यौगिक, या इन्हीं को कह सकते हो क्या आप, उप सहसंयोजी यौगिक, है ना। थोड़ा सा जल्दी में गड़बड़ लिखा जा रहा है, देख लेना, है ना, बोल सही रहो। आई क्या बात यहाँ पर समझ में। अब मैंने बोला सबसे पहले यहाँ पर किसकी प्रकृति देखेंगे सर, केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। किसकी प्रकृति देखेंगे सर, केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। किसकी प्रकृति देखेंगे, केंद्रीय धातु आयन की प्रकृति। मैंने बोला सर आपके पास यहाँ पर 2 प्रकार के क्या है, यौगिक है सर, आयन है ना। एक ये है और दूसरा क्या है, ये है 3 माइनस, है ना। आई क्या बात समझ में, कितनी है 3 माइनस। अब मैंने बोला सर इनमें से कौन सा आपका स्थायित्व ज्यादा प्रदर्शित करेगा, मतलब कौन सा जल में घुलने पर फटाक से अपने आयनों में टूटेगा नहीं, कौन नहीं टूटेगा। मजबूत आदमी कभी टूटता है क्या, नहीं, तो वो स्थायी हो गया, और जो टूट गया वो अस्थायी हो गया। तो किसका स्थायित्व यहाँ पर ज्यादा है सर, कैसे पता चलेगा। इसने एक तो सबसे पहली बात किसके बारे में की, केंद्रीय धातु के बारे में। केंद्रीय धातु ऐसी धातु होनी चाहिए जो कैसी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करे, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करे। अब चूंकि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है तो मैंने बोला यहाँ पर चेक करो कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण -6 अरे भाई -6 और इधर कितना हो जाएगा -4। तो अरे भाई इधर -6 बराबर से -4, तो क्या आ जाएगी +2। कितनी आ जाएगी +2। और मैंने बोला यहाँ पर कितनी हो जाएगी -6 = -3, तो यहाँ कितनी आ जाएगी +3। तो ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी ज्यादा होगी मतलब वो किसी लिगेंड को अपनी ओर उतनी ही ताकत से खींचेगा, क्योंकि उसके पास भूख
ज्यादा है, भूख ज्यादा होगी तो वो सामने वाले को उस ताकत से खींचेगा। मतलब सर यहाँ पर आपको सिर्फ क्या पता करना है, ऑक्सीकरण अवस्था, और आप फटाक से बता दोगे कि कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु आयन की प्रकृति के कारण कौन सा जो लिगेंड कौन सा जो उपसंयोजी यौगिक है, समन्वय यौगिक है, कौन ज्यादा स्थायित्व प्रदान करेगा। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी वो ज्यादा क्या करेगा, स्थायित्व प्रदर्शित करेगा, और जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम वो कम स्थायित्व प्रदर्शित करेगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? पहला पॉइंट क्लियर हुआ क्या? चलो दूसरी बात करें, यहाँ पर क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव इफेक्ट है ना, क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव। और दूसरी बात करें क्या, एवं स्थायित्व का प्राकृतिक क्रम, स्थायित्व का प्राकृतिक क्रम, स्थायित्व का प्राकृतिक क्रम। और इस नियम को क्या कहा गया, इरविन विलियम क्रम। क्या कहा गया, इरविन विलियम क्रम। क्या कहा गया बेटा, इरविन विलियम क्रम। आई क्या बात समझ में, इरविन विलियम क्रम। क्या कहा गया, इरविन विलियम क्रम। पॉइंट क्लियर हुआ क्या? चलो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इरविन विलियम क्रम की बात कर रहे हैं। मैंने बोला आपके सामने फिर एक एग्जांपल रखता हूँ सर, Fe2H6 और यहाँ पर 4- और यहाँ पर मैंने बोला निकिल OH6 और 4-। अब मैंने बोला सर पहले तो हमारे पास जुगाड़ है, काय का जुगाड़ है सर, काय का जुगाड़ है कि सर हम तो पहले क्या देख लेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। देख लो ऑक्सीकरण अवस्था, ये OH-6 कितनी निकलनी है सर, 2 निकलनी है। हाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकलनी, -6 सर, 2 निकलनी है। अब कैसे पता करोगे, अब कैसे पता करोगे? तो सर हमको पता है जो डी ब्लॉक की जो डी 3D श्रेणी में आवर्त सारणी में लेफ्ट से किधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो परमाणुओं का आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। अब परमाणु का आकार छोटा होगा तो मतलब वो उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको कस के पकड़ कर रखेगा, और जिसमें दूर होगा उसमें आकर्षण बल कम होगा तो वो जल्दी छूट जाएगा, और जो पास वाला होगा वो जमकर पकड़ कर रखेगा। ऐसी बात समझ में नहीं आती? तो मैंने बोला जो सबसे करीबी दोस्त होती है वो आसानी से छूटती है क्या, या छूटता है क्या, नहीं छूटता। पर जो दूर का दोस्त होता है वो ऐसे छूट जाता है ना। तो मतलब जिसका परमाणु आकार, जिसकी परमाणु त्रिज्या कैसी होगी, कम होगी, उसका प्रभाव ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन युग्म पर, और जिसके पास परमाणु प्रभाव कैसा होगा, परमाणु आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, उसका जो बाह्य कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म में जुड़ा हुआ है उस पर प्रभाव कैसा होगा, कम, आकर्षण बल कम, तो वो जल्दी छूट जाएगा। अब इनमें से हमको देखना है कि यहाँ पर इरविन विलियम ने एक क्रम दे दिया कि सर बाएं से दाएं जा रहे हो तो मैग्नीज, Fe और कोबाल्ट और निकिल और कॉपर और जिंक। मतलब इधर से इधर जाओगे तो सर इनका परमाणु आकार कैसा होता जाएगा, छुटका होता जाएगा। कैसा होता जाएगा, छुटका होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो सर ज्यादा प्रबल कौन पकड़ेगा, इधर वाला, कम प्रबल कौन पकड़ेगा, इधर वाला। मतलब इधर से इधर प्रबलता क्या हो रही है, बढ़ रही है। प्रबलता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बताओ बेटा निकिल पहले आ रहा है कि फेरस, कौन आ रहा है पहले, निकिल। कौन आ रहा है, निकिल। तो बस यहाँ पर किसका स्थायित्व ज्यादा होगा, निकिल का। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ क्या, दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ क्या। तीसरा, लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। क्या, लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति का मतलब क्या होता है भाई, क्षारीय प्रकृति का, क्षारीय मतलब जिसके पास क्षार कौन होगा, जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा, जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन होगा। जैसे हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो 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 रब से फरियाद। एलिना की रब से फरियाद, ऐसा भी कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है ना।
यहाँ पर क्या है, मैंने बोला इधर से इधर इसका आकार छोटा है, फिर इसका आकार बड़ा है, फिर इसका आकार और 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 बड़ा है, सबसे बड़ा किसका हो जाएगा, सीजियम का। किसका हो जाएगा, सीजियम का। तो मैंने अभी बताया बेटा, जो बाहर जो जिसका आकार बड़ा होगा वो उतनी आसानी से चीजों को छोड़ देगा। तो मैंने बोला सर यहाँ पर ये तो बनाए गए लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय प्रकृति के लिए क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और फ्रांसियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, किसकी क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा होगी। क्षारीय प्रकृति ज्यादा होने का मतलब जल में घुलने पर वो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या देगा, हाइड्रोक्साइड। जो जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो उतनी ज्यादा क्षारीय प्रकृति। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा वो उतना देगा, उतना बड़ा धनवान। जिसके पास कम पैसा वो गरीब, है ना। आई क्या बात समझ में। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी प्रबल होगी। और कौन दे सकता है, जिसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन कम बल द्वारा जुड़ा हो। कम बल किसके पास होगा, जिसका आकार बड़ा होगा। मतलब सर कौन होगा, ये सीजियम हाइड्रोक्साइड। सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति किसकी होगी, इसकी। अरे तो भैया तुमने प्रबल और दुर्बल लिगेंड तो पढ़ी लिए है ना। प्रबल लिगेंड जो ज्यादा आतुर है किसको पकड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए जो ज्यादा तुरतुर हो रहा है वो कौन से होगा, प्रबल लिगेंड। और जो कम तुरतुर हो रहा है वो कैसे होगा, दुर्बल लिगेंड। तो प्रबल लिगेंड की क्षारीय प्रकृति कैसी होगी, ज्यादा। दुर्बल लिगेंड की क्षारीय प्रकृति कैसी होगी, कम। अब तुमको पता है सर, यदि मैंने बोला मेटल है, मेटल के साथ कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला क्या है, लिगेंड। तो यहाँ पर कौन से होंगे, यदि दुर्बल लिगेंड। कौन से होंगे, दुर्बल लिगेंड, है ना। तो इनकी क्षारीय प्रकृति कैसी होगी, कम। और इनका स्थायित्व कैसा हो जाएगा, इनकी क्षारीय प्रकृति कैसी होगी, कम। और दूसरी बात मैंने बोला यहाँ पर Mn2+ और इसको लिगेंड देने वाले कैसे होंगे, दुर्बल वाले। दुर्बल बोलो, प्रबल लिगेंड। कौन सा होंगे, प्रबल लिगेंड। तो इनकी क्षारीय प्रकृति कैसी होगी, अधिक। जिनकी क्षारीय प्रकृति कैसी होगी, अरे क्षारीय प्रकृति किसकी होगी, कम। यहाँ पर इधर से इधर क्षारीय प्रकृति क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब ये तो आसानी से टूट जाएगा ना, टूट जाएगा तो इसकी जो स्थायित्व है वो कैसा हुआ, कम। स्थायित्व कैसा हुआ, कम। और इधर वाले का स्थायित्व कैसा होगा, ज्यादा। तो यहाँ पर स्थायित्व कैसा मिलेगा हमको, ज्यादा। स्थायित्व कैसा मिलेगा, ज्यादा। और क्षारीय प्रवृत्ति कैसे मिलेगी, कम। क्षारीय प्रवृत्ति कैसे मिलेगी, कम। और इधर अपना स्थायित्व कैसा हो जाएगा, कम। स्थायित्व कैसा हो जाएगा, कम। और क्षारीय प्रवृत्ति कैसी मिलेगी, ज्यादा। क्षारीय प्रवृत्ति कैसी मिलेगी, ज्यादा। इसमें कौन आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, Br माइनस आ जाएगा, H2 आ जाएगा, आपका एमाइन आ जाएगा, है ना। आपका फास्फोरिक आ जाएगा, है ना। आई क्या बात समझ में, आई क्या बात समझ में। प्रबल में कौन कौन से होते हैं, मैंने नाम बताया था, फटाक से बताओ। प्रबल में कौन कौन से होते हैं सर होते हैं हमारे पास क्या, Cn, ऑक्सलेटो, है ना। और कौन होते हैं सर, एमीन। और कौन होते हैं सर, एथिलीन डाइएमीन। और कौन सा होता है सर, सबसे प्रमुख कौन सा होता है, कार्बोनिल। कौन सा होता है, कार्बोनिल। ये कोबाल्ट जैसा दिखा गया है ना, कौन सा होता है, कार्बोनिल। आई क्या बात समझ में। तो क्लियर हुआ किसका स्थायित्व ज्यादा होगा, जिनमें से कोई एक मिल गया मतलब उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। क्षारीय प्रवृत्ति कैसी होगी, कम। क्योंकि वो आसानी से टूटेगा नहीं, मैं नहीं देने वाला, ऐसा बोलेगा। आई बात समझ में। लास्ट में कौन हो गया आपका, यहाँ पर तो पेज ही खत्म हो गया। चलो अपन इसको छोटा कर देते हैं। मजा आ रहा है केमिस्ट्री में, मजा ही आना चाहिए। चलो देख लेना इसको, है ना। लास्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं, चौथा किलेट प्रभाव। क्या पढ़ रहे हैं, किलेट प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके मास्टर ने इसकी परिभाषा सबसे पहले लिखाई होगी, है ना। किलेट प्रभाव स्कूल में इसको सबसे पहले लिखाया होगा मैडम ने, सर ने, कि बेटा पढ़ लेना, 2 नंबर में आएगा। और मैं सबसे लास्ट में ले रहा हूँ। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बोला आपके पास एक CO, H2O और 6 और 3+ है। और दूसरा है आपके पास यहाँ पर CO, EN, एथिलीन डाइएमीन 3+, है ना। अब मैंने बोला यहाँ पर
यहाँ पर मैंने बोला दोनों की प्रकृति कैसी है सर, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोले तो सॉरी टेट्राहेड्रल बोल रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल। कैसी बेटा, ऑक्टाहेड्रल। कैसी है, ऑक्टाहेड्रल। अब तो तुमको ये चित्र बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा, ऑक्टाहेड्रल बोला तो कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल बोला तो कैसा बनता है, आपको स्क्वायर प्लानर बोला तो कैसा बनता है ना। तो हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हमको याद करने की जरूरत ना पड़े। अब देखो इसमें H2O कितने हैं, 6। सर इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, है ना। और इधर क्या है आपके पास, EN। अब EN आपको पता है कैसा लिगेंड होता है, द्वितंतुर लिगेंड। कैसा होता है, द्वितंतुर लिगेंड। तो सर EN जो होगा वो इस प्रकार से इससे भी जुड़ा होगा और इस प्रकार से इससे भी जुड़ा होगा। EN जो होगा सर एक इससे भी जुड़ा होगा और इससे भी जुड़ा होगा, है ना। कितने हैं आपके पास, 3, तो ये 2 हो गए। और यहाँ पर EN इससे भी जुड़ा होगा और इससे भी जुड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये कितने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, 2। तो ये कितने बंध बनाएगा, 2। अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को पानी में घोलोगे तो कौन सा वाला जल्दी टूटेगा, कौन सा वाला जल्दी टूटेगा, बताओ। अरे तुम पेड़ से एक हाथ से लटके हो तो जल्दी गिरोगे, कि 2 हाथ से लटके हो तो जल्दी गिरोगे, एक हाथ से लटके हो तो जल्दी गिरोगे। मतलब कौन सा हो गया, ये वाला। कौन सा हो गया, ये वाला। मतलब प्रबल स्थायित्व किसका होगा, इसका। क्यों, तो यहाँ पर किलेट, किलेट नाम से याद रख लेना, किलेट। इसने क्लस कर दी। क्यों क्लस कर दी, क्योंकि ये हर लिगेंड क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। और इस किलेट का प्रभाव का मतलब क्या होता है, जब कोई लिगेंड अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन युग्म से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, किलेट प्रभाव। और ऐसा जिन लिगेंडों में होता है उन लिगेंडों को क्या कहा जाता है, किलेट लिगेंड। क्या कहा जाता है, किलेट लिगेंड। और तुमको याद हो चुके हैं किलेट लिगेंड कौन है सर, EN है। सर कौन है, ऑक्सीलेटो है। और कौन है सर, EDTA है। कौन है, EDTA। ये सब कैसे है, द्वितंतु। ये कैसे है, द्वितंतु लिगेंड। और ये कैसा है, टेट्रा लिगेंड। कैसा है, ये कितने करता है, 4। और ये दोनों कितने करते हैं, 2। कितने करते हैं, 2। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुई है कहानी। तो सीधी सी बात है, किलेट लिगेंड पूछे तो क्या होता है सर, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु को आकर्षित करने के लिए एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, किलेट लिगेंड कहलाएंगे। और ऐसे इस प्रकार बने संकुल यौगिक जिस प्रकार का क्या दर्शाते, प्रभाव दर्शाते, उस प्रभाव को क्या कहते हैं, किलेट प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर आपका उपसंयोजन यौगिक खत्म। मजा आया उपसंयोजन यौगिक पढ़ने में, DF ब्लॉक और उपसंयोजन यौगिक पढ़ के मजा आ गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी ऐसे पढ़ेंगे, पर उसके लिए कुछ बेसिक क्लासेस लगेगी 4 से 5। कोशिश करूंगा कि उसको 2 से 3 क्लास में खत्म कर दूं, है ना। अब कोशिश करते हैं कि कल पहले कौन सा ले लेंगे, रासायनिक बलगतिकी, फिर क्या स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई क्या बात समझ में। तो इन वीडियोस को बार बार देखना, तो इससे फायदा क्या होगा आपका, कि आपको केमिस्ट्री याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।